सवाल नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में होता है, जहां पर हमें कह रहा है q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो हम जानते हैं कि कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक होता है वो किस रूप में होता है। तो माना a हमारा क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी एक हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये कह रहा है कि इसको हमें क्या कर रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो ये हम लिखेंगे 4m1 4m+1 और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है 4m+3। इस रूप में हम विषम धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, देखो कि हमारे पास जैसे यहाँ पर कोई भी हम यूक्लिड विभाजन विधि को किसी रूप में लिख सकते हैं bq+r, यानी b हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं b 4 ले लेता हूं तो 4q+, अब उसके बाद जो हमारी कंडीशन बनती है, रिमाइंडर हमारे पास संभावित क्या होंगे 0 1 2 और 3, यानी ये रिमाइंडर हमारे पास आएंगे संभावित अगर जब हमारे पास भाजक क्या होगा 4 होगा। तो या तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि 4 आते हैं तो हमारे पास वापिस 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब r बराबर हमारे पास 0 हो तो कंडीशन क्या होगी 4q+0। उसके बाद जब r बराबर हमारे पास 1 हो तो कंडीशन होगी हमारी 4q+1। उसके बाद 2 होगा रिमाइंडर, तो हमारे पास कंडीशन होगी 4q+3 और उसके बाद यहाँ 2 रिमाइंडर हमारा r बराबर क्या होगा 3, तो यहाँ होगा 4q+3, यानी ये कंडीशन हमारे पास आती है। यानी जब हमारे पास, अब यहाँ देखो कोई भी एक जब मैं संख्या ले लेता हूँ, जैसे यहाँ 4 है तो मैंने 4 में 4 का भाग लगाया तो मेरे पास रिमाइंडर निकल के आ गया 0। उसके बाद इसका यानी कोई भी इससे नेक्स्ट संख्या यानी पॉजिटिव पूर्णांक संख्या लेता हूं तो मैं 5 लेता हूं, 5 में 4 से डिवाइड करता हूं, मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। उसके बाद नेक्स्ट संख्या, तो चाहे आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी पॉजिटिव संख्या ले लो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लो, उसमें आप जब भी किसी संख्या से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इसी रूप में आएगा, यानी एक उससे कम आएगा। जितना आपका भाजक है जो रिमाइंडर है उससे एक हमेशा कम आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 0 क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, और 2 हमारी क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। उसके बाद देखो ये हमारी क्या कंडीशन होती है, विषम होता है, और ये भी क्या हो गया हमारा विषम हो गया। इसके बाद चाहे आप बड़ी संख्या और भी ले सकते हो। इससे नेक्स्ट आप अगर इसमें 5 लेते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा एक और, यानी r बराबर 0 1 2 3 और 4 आ जाएगा। 5 आते हैं तो वापिस हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है वो हमारा किस रूप में होता है 4q+1 और 4q+3। अब यहाँ पर मैंने m इसलिए लिया कि क्यों, तो हमें क्या है सिद्ध करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया m ले लिया, ठीक है। तो यानी माना एक धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, और विषम धनात्मक पूर्णांक को हम किस रूप में लिख सकते हैं 4m+1 और 4m+3। तो देखो हम पहली कंडीशन यानी विषम धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में हम लिख सकते हैं 4m+1 और 4m+3 के रूप में। तो यहाँ देखो हमारा पहली कंडीशन यानी 4m+3। अब यह कह रहा है कि यानी पूर्णांक संख्या का वर्ग, यानी माना ए हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद हमें 21 कंडीशन में लिख सकते हैं 4m+1 और 4m+3। अब एक पहली कंडीशन हम लेंगे तो ये कह रहा है 4m+3 का क्या है वर्ग के रूप में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस पक्ष का क्या कर लेंगे
वर्ग करेंगे और हमें सिद्ध करना है 8q प्लस 1 में। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको हल करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी यहाँ 4m हमारा a है, 1 हमारा क्या है b है, तो a और b का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग हमारे पास कितना आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को क्या करेंगे उसके बाद 4m, उसके बाद 1 और उसके बाद प्लस का 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 16m स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 8m प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों में देखो क्या लिखा गया 8 कॉमन ले लेता हूं मैं, 8 क्या ले लेता हूं कॉमन, तो 8 कॉमन आ गया तो यहाँ देखो 8 से यहाँ बच गया हमारे पास 8m स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया हमारे पास केवल m और प्लस का 1। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है 8q प्लस 1 के रूप में हमें सिद्ध करना है। तो यानी यहाँ पर 8m स्क्वायर प्लस m बराबर में क्या ले लेता हूं q ले लेता हूं, यानी ये संख्या 8m स्क्वायर प्लस m, यानी जो कोष्टक में मेरे पास जो संख्या है 8m स्क्वायर प्लस m, इसके बराबर मैंने क्या ले लिया q ले लिया। तो हमारे पास अभी कंडीशन क्या हो गई 8q प्लस 1। तो यानी कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है वो क्या होगा 8q प्लस 1 के रूप में होगा। चाहे आप वो कोई भी संख्या ले लो आप, उसका जो वर्ग होगा वो इसी रूप में होगा। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं सेम, 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर वर्ग है, तो यही कह रहा हमें। एक कंडीशन ये भी आप इसी यहां तक कर लिया तो भी ठीक है, दूसरा ये कर रहे हो तो यानी दो कंडीशन हमें समझानी हो रही है प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी इसी को भी क्या है दो उदाहरण देके समझा रहे हैं, तो हमारा वही सेम होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो यानी a स्क्वायर होगा तो 4m का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद 4m, उसके बाद 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 16m स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया हमारा 24m और प्लस का 9। अब यहाँ देखो हमें क्या इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 1। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में पहले तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ गया हमारा 8 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 2m स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 3m। उसके बाद देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 प्लस 1, तो यहाँ 8 हमारा जैसे कॉमन आता है तो यहाँ क्या रह गया मेरे पास 1 कॉमन रह गया और यहाँ शेष रह गया 1 हो गया। अब यहाँ देखो 2m स्क्वायर प्लस 3m 1 बराबर हम क्या ले लेते हैं q, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर क्या ले लिया हमने q ले लिया। तो हमारे पास कंडीशन वही होगी 8q प्लस 1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो उसका जो वर्ग होगा वो 8q प्लस 1 के रूप में होगा। अब देखो सवाल नंबर 2 हमारा कह रहा है यूक्लिडी विभाजन परिमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहां q क्या हमारा एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो हमारे पास जब भी अब देखो संख्या कितनी है 1 2 और 3, तो यानी जब हमारे पास ये कंडीशन कब होती है रिमाइंडर या तो 0 या 1 या 2, तो भाजक हमारा यानी जो b का मान होगा वो हमारे पास कितना होता है यहाँ पर जब 3 होता है। जब भाजक हमारे पास 3 होगा तभी हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर यानी भाजक से एक हमारा क्या होगा हमेशा कम होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो माना ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं b बराबर हम मान लेते हैं 3 होगा। b बराबर क्या हो गया 3 हो गया।
तो हमारे पास जो यूक्लिडी विभाजन परिमेय कहता है बी क्यूब प्लस आर, यही तो कहती है। तो यानी ए हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 3 हो गई, 3 क्यूब प्लस आर। अब देखो यहाँ पर जब आपके पास रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर क्या होगा 1 होगा या फिर क्या होगा 2 होगा, यानी तभी तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब ये हमारा कह रहा है कि यानी इसकी जो वैल्यू है यानी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है माना हमने a, तो इस संख्या की यानी हम किस रूप में लिख सकते हैं, या तो a बराबर 3q प्लस आर, यानी या तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। यही तो कंडीशन बन रही है। अब ये कह रहा है कि इसका घन है वो इस रूप में लिखा जाता है, ये हमसे सिद्ध करवा रहा है। तो हम मान लेते हैं हमारी पहली जो कंडीशन हो गई है a क्यूब हो गया, तो a क्यूब यानी 3q प्लस 0, तो यानी हम क्या ले लेते हैं 3q का क्यूब, यानी इस संख्या का घन इस रूप में होता है। यानी हमने क्या लिखा, ये रिमाइंडर ये कंडीशन आती है तो a क्यूब यानी बराबर क्या कर दिया हमने 3q का क्यूब कर दिया। अब हमें क्यूब क्या करना है यहाँ पर सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, a ले लो, b ले लो, c ले लो, d ले लो। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 3m ले लेता हूँ। अब 3m का क्यूब क्या हो गया हमारा 27m क्यूब हो गया, तो a क्यूब बराबर हो गया हमारा 27m क्यूब। अब यहाँ पर a क्यूब बराबर देखो यहाँ पर क्या ले लेता हूं मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 9 फिर 3m क्यूब हो गया। उसके बाद ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। उसके बाद देखो दूसरी कंडीशन में हमें क्या कर रहा है कि a क्यूब 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है, तो a क्यूब बराबर हमारा क्या हो गया 3q प्लस 1 का भी हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा सूत्र लग जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये कहता है सूत्र हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक a प्लस b। तो यानी ये जो मान है वो हमारा a प्लस बी के होल क्यूब में इसके अंदर पुट करेंगे। अब जो भी मान हमारा आया है वो इसके अंदर रख देते हैं। देखो 3m प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ देखो 3m हमारा क्या है a है और 1 हमारा क्या है b है, तो इसके अंदर मान रख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 3m का यानी क्यूब करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 27m क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखो प्लस b की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, तो 1 का क्या करेंगे हम क्यूब। उसके बाद प्लस 3 a की वैल्यू कितनी है 3m। उसके बाद b की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 1। उसके बाद देखो a प्लस बी यानी 3m प्लस 1, ये हो गया। अब देखो इसको, ये तो हो गया हमारा 27m क्यूब। उसके बाद प्लस का 1, उसके बाद देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9m हो गया। अब यहाँ देखो 3m प्लस 1। अब यहाँ देखो 27m क्यूब, उसके बाद प्लस का 1, उसके बाद देखो प्लस का 9m को 3m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27m क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हो गया हमारा प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ देखो अब देखो यहाँ पर 9m को 3m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27m स्क्वायर, और उसके बाद 9m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9m। अब इसके बाद यहाँ देखो इसको जो m के हैं वो एक साइड लिख लेते हैं, तो 27m क्यूब, उसके बाद प्लस 27m स्क्वायर, उसके बाद प्लस 9m प्लस 1 को मैं सबसे लास्ट में ले लिया। अब देखो यहाँ पर 9m क्या आ जाता है कॉमन आ जाता है, या हम क्या ले लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 3m क्यूब, उसके बाद प्लस का 3m स्क्वायर, उसके बाद m, ये हमारे पास क्या आ गया शेष रह गया। उसके बाद प्लस का 1।
अब इसकी जगह हमें क्या करना है, सिद्ध क्यू करना है, तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर हमने क्या मान लिया q। तो इस वैल्यू की जगह हम क्या रख देते हैं q रख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 9q प्लस 1, यानी कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो क्यूब होगा वो इस रूप में लिखा जाएगा 9q प्लस 1 के रूप में। उसके बाद हमारी तीसरी कंडीशन क्या है 9q प्लस 8, यानी इसको हम किस में 3q प्लस 2 यानी a प्लस बी क्या होल क्यूब के द्वारा इसको ही हल करते हैं। देखो a बराबर 3q, यानी हमें क्या सिद्ध करना 3m ले लेते हैं 3m प्लस 2 का होल क्यूब। तो यानी इसी को हम क्या करेंगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27m क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा हमारा 3m, उसके बाद आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस 3m प्लस 2। अब देखो यहाँ इसको हल कर रहे हैं, ये तो हमारा आ जाएगा 27m क्यूब, उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 80m, उसके बाद 3m प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 27m क्यूब प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 54m स्क्वायर, उसके बाद प्लस 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 36m, और उसके बाद 2 का जो क्यूब होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल क्यूब से इसका हम हल करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इस उत्तर से हल करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आएगी। अब यहाँ देखो कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ तक क्या ले लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, उसके बाद प्लस का 8। अब यहाँ ये जो कंडीशन आई है इसके बराबर हम वैल्यू क्या रख लेते हैं q रख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी जगह हम क्या रख लेते हैं 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर हम क्या रख लेते हैं q। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9q प्लस 8, ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। यानी तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है इसका जो क्यूब होगा वो हम किस रूप में लिख सकते हैं 3m क्यूब 9q प्लस 1, और यहाँ हो गया हमारा सेम वैल्यू हमें इसकी जगह भी क्या रखना है q रखना है। तो 3m क्यूब की जगह क्या रख लेंगे q रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9q क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट। सवाल नंबर हमारा 3, दर्शाइए किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q क्या हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो हमारे पास माना a हमारा क्या है एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो हमारी जो कंडीशन होती है यूक्लिड विभाजन में a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है। अब देखो हमें क्या कह रहा है यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि इस रूप में लिख सकते हैं क्या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस रूप में लिखा जाएगा। तो देखो b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बी क्यू, तो b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर b बराबर हमें दे रखा है 6 दे रखा है, b बराबर हमें क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा यानी जो कंडीशन आएगी 0, इसके बाद r, उसके बाद 6, ये कंडीशन होगी। तो हमारे पास जो r की कंडीशन होगी या तो 0 होगा या फिर क्या 1 होगा या फिर 2 होगा या 3 या 4 या फिर क्या होगा 5। जो रिमाइंडर आ सकते हैं हमारे पास जो क्या क्या आ सकते हैं 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 और 5 तक जो हमारा रिमाइंडर आ सकता है। लेकिन 6 आते तो हमारा वापस क्या आ जाएगा
जीरो आ जाएगा। तो यानी जो संभावित रिमाइंडर है वो ये आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर इसको आर की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूं, आर बराबर जीरो रखूं, तो मुझे ये ए बराबर में क्या लिखा जाएगा, बी यानी 6q प्लस जीरो। आर बराबर क्या है, जीरो। आर बराबर अगर मैं 1 रखता हूं तो इस इंटीजर को क्या लिखा जाएगा, 6q प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आर की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रखता हूं, अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो इधर ले लो, आर बराबर 0, आर बराबर 1, आर बराबर 2। अगर आर बराबर रिमाइंडर अगर 2 आता है मेरे पास, तो इसको मैं क्या लिखा जाएगा, 6q प्लस 2। अगर आर बराबर रिमाइंडर अगर ये देखो कंडीशन ये है, तो ए बराबर हमारा क्या होगा, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ये होगा। ये जब रिमाइंडर हमारे पास ये कंडीशन होगी, जब आर हमारे पास 0 होता है तो इस रूप में लिखा जाएगा, आर बराबर 1 होता है तो इस रूप में, आर बराबर 2 होता है तो इस रूप में, 3 होता है तो इसमें, 4 होता है तो इसमें, और 5 होता है तो इस रूप में। यानी कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो इस रूप में लिखा जाएगा। अब ये देखो, ये कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, तो देखो 0 जब भी हमारा शेष आता है तो क्या आएगा, वो सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक। और ये क्या हो जाएगा हमारा, सम पूर्णांक, क्योंकि जब 2 रिमाइंडर आपका शेष आता है, 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, और 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 6q प्लस 0 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये हमारे क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये तो हो नहीं सकते, 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये तो क्या हमारे सम धनात्मक पूर्णांक है। ये मैं क्या पूछ रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो शेष क्या रहेगा हमारे पास, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यानी इस रूप में इनको लिखा जा सकता है। तो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। अगला सवाल नंबर हमारा 4 है, संख्या युग्म हमें दिए हुए हैं और यूक्लिड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो देखो यूक्लिड विधि द्वारा हमें क्या कर रहा है कि जब तक भाग देते रहिए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आए। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है 210 और 55, ये युग्म दिया हुआ है। तो देखो इसमें हमें 210 में हम क्या करना है, 55 का भाग लगाना है। तो देखो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास 210 ऐसी कंडीशन आए, तो हमारा जो फर्स्ट चरण होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 210 में हम भाग लगाएंगे 55 का, तो ये कितनी बार गया हमारे, 3 बार, और ये आ गया 165। तो इसको रिमाइंडर हमारे पास आ गया 5, और ये हो गया 10, 5 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया 0, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 45 आ गया। तो हमारी जो भाग प्रक्रिया है वो आगे एक स्टेप और चलेगी, क्योंकि जब तक हमारे पास जो शेषफल है रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आए तब तक हमें इसका कार्य यानी भाग देते रहना है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 210 बराबर हमने क्या लिखा है, 55 इंटू 3 प्लस 45, ये हो गया। अब दूसरा चरण हमारा हो जाएगा। अब दूसरा चरण में देखो रिमाइंडर हमारे पास 45 है और 55, यानी हमारे पास जो युग्म हो गया वो क्या हो गया, 55 और 45। रिमाइंडर और भाजक से मतलब है, हमें भागफल से कोई भी मतलब नहीं रखना है। तो देखो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे 55 में 45 का, यानी 45 का डिवाइड टू 55, ये 1 बार हो गया डिवाइड इससे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 10 हो गया, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको, इस कंडीशन को हम क्या लिखेंगे, 55 बराबर 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 एड 10, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 10 आ गया,
तो रिमाइंडर हमारे पास 10 है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और करेंगे, जब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो। तो अगला स्टेप हमारा तीसरा चरण। अब देखो तीसरा चरण में हमारे पास, अब मैंने क्या कहा आपको, भागफल से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो भाजक और एक शेषफल। अब यहाँ देखो दो प्रक्रिया हमारे पास शेष हो गए 45 और 10 यानी 45 और ग्रेटर देन 10, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, भाग प्रक्रिया करेंगे। तो हमारे पास 45 में हम भाग लगाएंगे 10 से, तो ये हो गया 4, ये हो गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 5, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस 5। अब इसके बाद रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं हुआ, तो एक स्टेप और करेंगे, तो 10 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई यानी जो भाग प्रक्रिया करेंगे, तो चौथा स्टेप हो जाएगा हमारा 10 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ भाग लगाएंगे 10 में 5 से, तो 2 बार डिवाइड हुआ ये, और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आते ही जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिस प्रक्रिया में रिमाइंडर 0 हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, भाजक यानी एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी 5 इंटू 2 प्लस 0, तो हमारा जो 210 और 55 का जो एचसीएफ होगा, 10 और 55 का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 5। अब दूसरी प्रक्रिया हमारी सेम हो जाएगी, 420 और 130 के मध्य। सेम हमें करना है ऐसा कैसा, तो देखो 420 में हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 130 से, दिखा दे रहा है क्या, अब देखो हमारा 420 में भाग 130 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 13 3 39, कितनी बार चला जाएगा, 13 3 39 390। तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट चरण में हमारा हो जाएगा 420 को हम लिखेंगे, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 30 यानी 30 हो गया। अब देखो यहाँ पर हो गया 130 इंटू 3 प्लस 30। अब दूसरा स्टेप में हमारे पास 130 को डिवाइड करेंगे 30 से, 30 चौक 120 यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 10, यानी दूसरा स्टेप हो गया हमारा 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10। अब देखो अगले रिमाइंडर हमारा 10 0 नहीं हुआ, तो हम एक स्टेप और करेंगे, अब 30 में डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो शेष हो गया हमारा 0, यानी अंतिम जो स्टेप है हमारा उसमें 10 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो जाएगा, कितने का, 420 और 130 का, यानी इसको हम लिखेंगे 30 बराबर 10 इंटू 3 प्लस 0, तो 420 व 130 का एचसीएफ 10 होगा। अंतिम में देखो 10 का भाग देने पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया। 175 और 243 नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अगला है हमारा 75 243, यानी भाग प्रक्रिया में क्या करनी है, तो 75 और 243 का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 243 में हम भाग लगाएंगे 75 का, तो यह जाएगा 7 चौक 28 यानी 7 21 3 बार चला जाएगा, 5 3 15 7 21 और 1 22 225, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 18। तो शेषफल हमारा क्या 0 नहीं हुआ, तो एक स्टेप हमारा, तो पहला हुआ हमारा 243 बराबर 75 इंटू 3 प्लस 18। अब दूसरा स्टेप हम देखो क्या करेंगे, 75 और 18 के मध्य यानी 75 में भाग लगाएंगे 18 चौक 72, शेषफल हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो दूसरा स्टेप हो गया हमारा 75 बराबर 18 इंटू 4 प्लस 3। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होता तब तक हम करते रहेंगे इसको। अगला हमारा क्या हो जाएगा 3 और 18, तो 18 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। तो
75 और 243 का जो HCF होगा वो हमारे क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 18 बराबर हो गया 6 इंटू 3 प्लस 0। तो यानी 75 व 243 का HCF हमारे पास कितना हो गया 3 होगा। सवाल हमारा 135 और 225 के मध्य, तो हमें क्या करना है वही भाग प्रक्रिया करना है। 225 में भाग लगाना है 135 का, तो ये हमारे एक बार चला जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 90। तो यहाँ पर देखो 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। अब रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हुआ तो एक स्टेप और करेंगे हम, 135 डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये भी हो गया हमारा एक बार हमारे पास कितना आ गया ये 45। तो यहाँ पर हो गया हमारा 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। उसके बाद देखो हमारे पास तीसरा स्टेप रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो 90 में हम 45 का भाग लगाएंगे 2 बार, यानी ये रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। तो अंतिम भाजक हमारा क्या 45, तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, तो 135 व 225 का HCF हमारा कितना हो जाएगा 45 होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारा 5 देखो 196 और 38,220 के मध्य हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। देखो सबसे पहले हम क्या करें 38,220 में हम डिवाइड करेंगे 196 से। 196 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 195 बराबर हमारा 38,220, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। भाग देके देख लेना, इसका पूरा भाग कंप्लीट जाता है। तो यानी हमारा पहला स्टेप हो जाएगा 38,220 बराबर हम क्या लिखेंगे 196 इंटू 195 प्लस 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो इस स्थिति में हमारा HCF क्या हो जाएगा 196 196 हो जाएगा। तो 196 व 38,220 का HCF कितना हो जाएगा 196 होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारा 867 255 में क्या करना है हमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा इसको क्या करना है हल करना है। तो देखो इन दोनों के मध्य हम क्या करेंगे 867 में डिवाइड करेंगे हम 255 से। तो ये देखो 25 75 यानी 3 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 25 75 1 76 765। अब रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 2 0 और 102। तो इसको हम लिखेंगे 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। और रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं हुआ, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो तब तक हमें भाग प्रक्रिया करनी है। अब 255 और 102 के मध्य करेंगे तो हमारे पास 255 में डिवाइड करेंगे हम 102 से, तो ये हमारा 204 हो जाएगा। यहाँ पर यह आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा हमारे पास 5। अब देखो हमारे पास तो 102 बराबर 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। तीसरा स्टेप हमारा 51 और 102 के मध्य होगा, तो हम भाग लगाएंगे 102 में 51 का, तो ये 2 बार चला जाएगा 102। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो रिमाइंडर जैसे 0 आया तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो हमारे पास 102 बराबर हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 0। तो 867 और 255 का 867 व 255 का HCF 51 होगा। सवाल नंबर हमारा देखो 5 यदि संख्या 408 व 1032 के HCF को, यानी इन दोनों का जो HCF होगा वो इस रूप में हमें क्या करना है व्यक्त किया जाता है, तो अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो इसमें हमें ये तो नहीं कहा गया यूक्लिड विधि द्वारा, तो हम डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाल लेते हैं इसका HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा 1032। तो 1032 का हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 516 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा 2 यानी 2 और ये 2 यानी 1 5 और ये आ जाएगा हमारा 258। उसके बाद आ जाएगा
1 2 और ये आ जाएगा 9, 129 और उसके बाद 9 9 11 12 3 का जाएगा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। उसके बाद 43 में भाग नहीं जाता तो केवल 43 का एक बार चला जाएगा। उसके बाद देखो हमारा दूसरी संख्या हमारी एक 408। 408 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 204। उसके बाद 2 का लगाएंगे तो आ जाएगा 102। उसके बाद 2 का लगाएंगे तो 51। फिर 3 का लगाएंगे तो आ जाएगा 17 और 17 का 17। अब देखो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो न्यूनतम यानी दोनों में जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 यानी 1032 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 43 और 408 को हमने क्या लिखा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 17। अब देखो इसमें जो कॉमन घात है हमारी जो न्यून वो लेना है, तो 2 की पावर 3 दोनों में है तो 2 की पावर 3 ले लेते हैं। 2 की पावर 3 2 का क्यूब हो गया हमारा 8 इंटू 3 दोनों में है तो कितना हो जाएगा 24। तो 1032 और 408 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 24 को क्या कर रहा है इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 24 बराबर 1032 x माइनस 408 इंटू 5 यानी 24 को जो एचसीएफ है इस रूप में व्यक्त किया जाता है इसको। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 408 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 1032 x माइनस 8 पंचो 40 4 और फिर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5 चौक 20 2040। अब देखो हमें x की वैल्यू एक साइड रखने हैं, बाकी को एक साइड करना, तो 2040 को इस साइड करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1032 x बराबर 2040 प्लस हो जाएगा ये 24। अब 1032 x बराबर हमारे पास आ गया 2064 और 1032 x बराबर, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x के साथ 1032 क्या है गुणा में, आगे जाके किस में हो जाएगा भाग में। तो 2064 डिवाइड 1032 से इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 होगा। तो ये सवाल नंबर आपका कंप्लीट।